Hi viewers, Assalamu alaikum. Welcome to Dr. Rizwan Chaudhary lectures. So today topic is about inhalation anesthetic. So last lecture we had discussed about the introduction of inhalation anesthetics. Today we will discuss about the drugs acting inhalations anesthetics. So before watching my video, please like and subscribe my channels. So let's start in the great name of Allah. इन्हिलेशन एनेस्थेटिक। अब इन्हिलेशन एनेस्थेटिक की अगर हम बात करें तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इनका तकरीबन हम पढ़ चुके हैं। सेम ये है कि गाबा की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करना है, तो गाबा की सेंसिटिविटी जब इंक्रीज़ होगी तो क्लोराइड चैनल की जो ओपनिंग होगी, उसकी जो पीरियड होगा इंक्रीज़ होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगी। ठीक है, तो सेल जो है उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी डीपोलराइज होने में। सही है, तो हमारे पास ये होगा कि अब यहाँ पे जो इनका मैकेनिज़्म होगा इन्हेलेशन एनेस्थेटिक का, वो यही है कि क्या हो रहा है कि गाबा की पोटेंशिएशन तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्लोराइड इन्फ्लक्स हो रहा है, हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, ये बातें थी। लेकिन क्या कर रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन न्यूरोनल एसिटाइल को निकोटीनियस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक कर रही है। ठीक है, अब डिफरेंट जो हमारे पास एनेस्थेटिक ड्रग्स आते हैं, जिस तरह है नंबर 1 हेलोथेन है। ठीक है, हेलोथेन के बाद फिर आ जाती है हमारे पास आइसोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन के बाद डेसफ्लोरेन, फिर सेवोफ्लोरेन और देन नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हेलोथेन चूँकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास है ड्रग है। ठीक है, पोटेंट ड्रग है, पोटेंट एनाल्जेसिक, लेकिन इसकी जो पोटेंट एनेस्थेटिक ड्रग है हमारे पास, लेकिन इसकी जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है वो वीक होती है। ठीक है, और इसीलिए एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी वीक होने की वजह से हम क्या करते हैं कि इसको कम्बिनेशन में देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, ओपियाइड्स या अदर जो ड्रग्स होंगी ना हमारे पास, उसके साथ हम कम्बिनेशन में देते हैं ताकि जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी इसको मेंटेन किया जाए। ठीक है, जो पेन फ्री जो नर्व मतलब पेन से फ्री उसको क्या किया जाए, मेंटेन या प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो उसकी जो सेंसिटिविटी होगी पेन की डिक्रीज़ की जाए। सही हो गया। अब हेलोथेन चूँकि हमारे पास क्या है कि पोटेंट है, हमने कहा कि इंडक्शन जल्दी होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगी कि रिकवरी भी जल्दी होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम ब्लड के अंदर जो सेलेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, पोटेंट है। अब चूँकि जो हमारे पास हेलोथेन है, ठीक है, पोटेंट तो है, इसी तरह इसके जो एडवर्स रिएक्शन है वो भी ज़ाहिरी बात है, वो भी हमारे पास क्या होते हैं कि एडवर्स इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होंगे। चूँकि पोटेंट है तो डोज जैसे ही आप क्या करें उसमें ज़्यादा करेंगे तो वो एडवर्स रिएक्शन। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स में देखा जाए तो 20% इसकी जो मेटाबॉलिज्म होगी वो किडनी में, उसमें लीवर में होगी, और इसकी जो एक्सक्रीशन होती है, ठीक है, एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन में किडनी के थ्रू। ठीक है, अब बात की जाए तो इसमें क्या होगा कि कुछ सीरियस रिएक्शन डेवलप होंगी जब आप इसको एडमिनिस्टर करेंगे, स्पेशली फ़ीमेल में। तो वो एडवर्स रिएक्शन जो है वो उनका स्टार्ट कैसे हो सकता है कि फ़ीवर हो सकता है। ठीक है, नाजिया वोमिटिंग हो सकती है, इसको नर्वोसा है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकता है। ठीक है, एनोरेक्सिया हो सकता है। ठीक है, और स्पेशली ये फ़ीमेल में होगी। अब एनोरेक्सिया होगा प्लस जो सिम्टम्स होंगे, हमें हेपेटाइटिस की सिम्टम भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट यही होता है हमारे पास कि ये स्मूथ मसल ब्रोंकोडाइलेटर स्मूथ मसल और यूट्रिन मसल को रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, उसकी क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है। सीवीएस की बात की जाए, अगर हम रेस्पिरेटरी रेट वहाँ पे देखा जाए इसका इफ़ेक्ट, तो ये डिप्रेस करता है। जैसे ही रेस्पिरेटरी रेट को इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करेगा तो हमारे पास जो रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। सही होगा। देन क्या करता है कि जो लेरेंगोस फेरिंगो या फेरिंगोस उसमें क्या करता है, उसको डिक्रीज़ करता है, प्लस जो हमारे पास सिक्रीशंस हो रही होती है। ठीक है, फेरेंगो और लेरेंगो की, उसको क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है। सही है। नेक्स्ट अगर हम इसको सीवीएस पे इफ़ेक्ट देखें तो सीवीएस पे जो हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी होती है उसको डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होगी, हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, स्मूथ मसल्स पे इसका इफ़ेक्ट देखा जाए तो क्या करता है, स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन काज करता है। यूट्रिन मसल्स पे इसका यही इफ़ेक्ट कि यूट्रिन मसल की भी रिलैक्सेशन। जीआईटी पे इसका ये इफ़ेक्ट होगा कि जो हमारे पास नाजिया वोमिटिंग वगैरह क्या करेगा, काज करेगा, एनोरेक्सिया। सही है। इसके अलावा
तो जो लिवर पे तो हेपेटोटॉक्सिक काज करता है, लेकिन स्पेशली ये बच्चों में ये सेव, पैडियाट्रिक पेशेंट में ये सेव होता है, हेपेटोटॉक्सिक काज नहीं करता है, लेकिन अडल्ट में हेपेटोटॉक्सिक काज करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर किडनी पे देखा जाए तो किडनी पे भी इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, रिस्क इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये इसके फिर डिस्कस कर रहे हैं हम कि एडवांटेजेस देखे जाएँ तो एडवांटेजेस में ये है कि चूँकि ब्रोंकोडायलेटर्स है, स्मूथ मसल, यूटर मसल, और इसके अलावा जो हमारे पास जो डिफरेंट सर्जरीज होती हैं, ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट या फिर इसके डिसएडवांटेजेस में यही है कि जो रिकवरी है उसको स्लो कर रहा है। ठीक है, कार्डिक अरिथमिया काज कर रहा है। सही है, तो इसके ये चीज़ें फिर आ जाती हैं हमारे पास एडवर्स इफेक्ट के, कार्डिक अरिथमिया काज करेगा। ठीक है, इसके अलावा रिकवरी जो है उसको स्लो करेगा। सही है, प्लस जीआईटी पेन वगैरह, मतलब नाजिया, वोमिटिंग वगैरह हो सकती है। सही है, तो हेपेटोटॉक्सिक लिवर में, इसके अलावा रेस्पिरेटरी जितने भी ये सिस्टम्स हैं उन पे इफ़ेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजी भी यूज़ हो रही हैं। फिर इसकी अगर हम, चूँकि हेलोथाइन जो है इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इन साइड इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम एक हमारे पास डेल्टेरॉन ड्रग्स होती है। ठीक है, अब वो जो डेल्टेरॉन है इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको कम करती है, इमरजेंसी में इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो जो डेल्टेरॉन होगी, इसकी जो एनेस्थेटिक मिक्सचर होगा उसको विदड्रॉन करने के लिए, ठीक है, इसी की टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, डेल्टेरॉन को। सही हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास ड्रग आती है आइसोफ्लोरेन। तो आइसोफ्लोरेन जो है वो भी हमारे पास क्या है कि रैपिड ऑनसेट पोटेंट होगी। हमारे पास क्या है कि रिकवरी जल्दी, उसकी इंडक्शन वगैरह होगी, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हेलोथेन उसकी ब्लड सॉल्युबिलिटी कम होगी। सही है। अब उसमें ये होगा हमारे पास कि कोई कार्डिक अरिथमिया इंड्यूस नहीं करती, ना ही क्या करेगी, हार्ट को पोटेंशिएट करेगी कि वो क्या करे, इंक्रीज़ करे जो हमारे पास कैटाकोलामाइन की कंसंट्रेशन है इसको इंक्रीज़। जबकि हेलोथेन में क्या होगा कि जैसे ही इसकी मेटाबॉलिज्म वगैरह डिक्रीज़ होगी तो हमारे पास कंसंट्रेशन जो होगी, ठीक है, उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। सही हो गया प्लाज्मा में कैटाकोलामाइंस की। उसके बाद ये है कि इसका हमारे पास जो आइसोफ्लोरेन है, ठीक है, तो ब्लड सोलबिलिटी जो होती है इसकी भी ज़्यादा होगी, इंडक्शन वगैरह, लेकिन ये है इसको हम एज आ इंडक्शन इनहेलेशन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कास्ट इज़ अ फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डेस्फ्लोरेन। अब डेस्फ्लोरेन की अगर हम बात की जाए तो हाँ, जो आइसोफ्लोरेन है ये पोस्ट आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन काज करती है। ठीक है, ये इसका मेन साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेस्फ्लोरेन, तो डेस्फ्लोरेन ये पोटेंट ड्रग है हमारे पास, इसकी इंडक्शन और रिकवरी फास्ट होगी, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा। सही है, इसी वजह से इसको हम क्या करते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी ये है कि ड्रॉबैक्स में ये था कि एयरवे को इरिटेट कर रही है। ठीक है, इसको लैरिंगोस्पाज्म काज करती है, कफिंग वगैरह। इसके अलावा जो सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है, उसको क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, तो इसको भी हमें जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक को मेंटेन करने के या एक्सटेंड करने के लिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कास्ट फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करें तो डेस्फ्लोरेन के बाद आती है सेवोफ्लोरेन। अब सेवोफ्लोरेन जो है इसकी भी हमारे पास ऑनसेट जो है वो रैपिड होगा। ठीक है, और रैपिड रिकवरी भी होगी क्योंकि ब्लड सॉल्युबिलिटी इसकी कम होती है कंपेयर टू अदर जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं। ठीक है, अब ये एयरवेव को इरिटेट नहीं करती है। ठीक है, बाकी जो सिम्टम्स होती हैं वो भी इंड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, हाँ, लैरिंगोस्पाज्म वगैरह काज कर सकती है। ठीक है, और ब्लड सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से इसको ये बेस्ट, इसको हेलोथेन, मतलब हेलोथेन को हम रिप्लेस कर लेते हैं और हेलोथेन की जगह सेवोफ्लोरेन यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें जो है टॉक्सिसिटी के साइड इफ़ेक्ट वगैरह उसके जो चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज़ होते हैं। हाँ, अगर डोज इंक्रीज़ करेंगे तो जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज करेगी। लास्ट पे आती है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड चूँकि हमारे पास क्या है कि ये पोटेंट, इसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, ये भी पोटेंट ड्रग्स होती है। ठीक है, सबसे कम सॉल्युबिलिटी जो होती है इसकी होती है, और जो इसका जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड की जो एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है वो वीक होगी, इसलिए इसको हम कम्बिनेशन में देते हैं। ठीक है, अब जो 30 to 50% का आप कंसनट्रेशन नाइट्रस ऑक्साइड की यूज़ कर रहे हैं और इसको ऑक्सीजन के साथ दे रहे हैं तो डेंटल सर्जरी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एनेस्थीसिया काज करेगी। अगर आप इसकी 80% कंसनट्रेशन भी कर दें, ठीक है, तब भी ये क्या कर रहे हैं, अगर अकेले में
कि दूसरे जो एडजुवेंट एजेंट्स हैं उसके साथ ना यूज़ करें, तो अकेले इसकी 80% कंसनट्रेशन भी कर दें तब भी ये एनेस्थीसिया काम नहीं करेगी, तो इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा सोलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो पुअर इसकी सोलेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो इसकी जो हमारे पास सोलेबिलिटी होगी तो वो पुअर होगी, इसीलिए हम क्या करते हैं कि पुअर सोलेबिलिटी और प्लस दूसरे इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारे पास, इसके भी डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर वही है कि आप जब इसको क्या करेंगे कम्बिनेशन के साथ देंगे तो जो प्रोफाइल होगी पेशेंट के लिए वो सेव होगी, ठीक है। चांसेस एडवर्स इफेक्ट जो है वो कम होगी, ठीक है, एडमिनिस्टर करेंगे जब। तो अगर इसको विद लॉन्ग देंगे तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो भी रिक्वायरमेंट इसकी भी पूरी नहीं होगी। फिर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है हाइपो कैपेनिया, तो एक टर्मिनोलॉजी इसमें आर्ट्रियल जो कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। वो जब इंक्रीज़ होगा तो इसकी में ये होगा कि अब ये टर्मिनोलॉजी इसी में आती है, एनेस्थेटिक में ही आती है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक। जब वो इंक्रीज़ हो जाएगी एल्वियुलर कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर, तो इसमें क्या होगा कि एल्वियुलर वेंटिलेशन रेट डिक्रीज़ होगा। जब एल्वियुलर वेंटिलेशन रेट डिक्रीज़ होगा हमारे पास तो प्लाज्मा में जो कैटाकोबालामाइन की कंसनट्रेशन होगी वो इंक्रीज़ होगी। ये उसमें एलोथेन में आता है, सही हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ये है कि एडवर्स इफेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर ये है कि हमारे पास डिफ्यूज़िबल डिफिन हाइपोक्सिया है, तो डिफिन हाइपोक्सिया में ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जब आप क्या कर रहे हैं इसको यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये ऐसा कर सकती है इसकी जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है वो इफ़ेक्ट कर सकती है, जो ऑक्सीजन की रीअपटेक है उसको रिटार्ड करेगी। जब ऑक्सीजन की रीअपटेक रिटार्ड हो जाएगी, रुक जाएगी, तो हमारे पास क्या होगी कि एज ए रिजल्ट डिफिन हाइपोक्सिया विल डेवलप। तो इसको फिर हम कैसे ट्रीट करते हैं, जो इंस्पायर्ड एयर ऑक्सीजन होती है उसको प्रोवाइड करके इसको हम क्या करते हैं ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट टुडे प्रेजेंटेशन, दैट इज़ inhalation anesthetics. I had discussed you people about halothane, isoflurane, desflurane, sevoflurane, and nitrous oxide. So if anyone have any single question you can ask in the comment box. Thank you very much.